वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। वाटर लॉगिंग salinity के लेक्चर्स चल रहे हैं, उन्हीं के कंटिन्यूएशन में नाउ आई मूव फॉरवर्ड विद द इफेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग नाउ दैट वी हैव कवर्ड व्हाट वाटर लॉगिंग इज and how it is caused. So logically speaking, now we move forward with the effects of water logging. So what are the effects? First of all, anaerobic conditions prevail करती हैं, which is very harmful for the crop or for that matter any vegetation that is in a particular piece of land. anaerobic conditions क्या होती हैं इसके बारे में मैं शुरुआत में बता चुका हूँ. anaerobic conditions होती हैं जिसके अंदर आपके यहाँ ऑक्सीजन मुहैया ना हो रही हो due to the raise in water. Oxygen reaching to the plants is scarce, mostly affects the germinating seeds and young seedlings. खसूसन ये इफेक्ट करता है उनको उन क्रॉप्स को, उन वेजिटेशंस को जो कि बिल्कुल अपनी ऑर्गेनिक स्टेज के ऊपर होते हैं. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग. इन द सेम मैनर wildlife plants, water-loving wildlife plants grow in waterlogged areas. They suck up already scarce oxygen not only from the air but also from the water, further expediting crop plant death rate. जिस तरह आपके यहाँ ये आपका वाइल्ड लाइफ प्लांट जो है ये आपके आ जाते हैं उन एरियाज़ के अंदर ये ग्रो करते हैं जहाँ पे आपकी जो जहाँ पे बेसिकली वाटर लॉगिंग हुई होती है. उससे प्रॉब्लम क्या होती है? ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि आप कह सकते हैं टर्शरी प्लांट्स हैं. दैट आर नॉट रियली रिक्वायर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड के अंदर जहाँ पे आपके यहाँ क्रॉप आपने अपनी लगाई हुई थी, फॉर इंस्टेंस व्हीट की क्रॉप थी, राइस की क्रॉप थी, कोई भी क्रॉप थी, उसके अंदर अगर ये वाइल्ड लाइफ प्लांट्स उगना शुरू हो जाते हैं दैट थ्राइव ऑन एनारोबिक कंडीशंस. ठीक है ना, तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट जो कि वहाँ पे थोड़ी बहुत रह भी गई होती है ऑक्सीजन, उसको भी यूज़ कर देते हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरी क्रॉप नीड्स ऑक्सीजन टू सर्वाइव. सो यूजली होता क्या है कि एनारोबिक कंडीशंस के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, लेकिन वो कम सप्लाई के साथ भी गुजारा कर लेते हैं. दैट इज़ वाई दे ग्रो in that particular piece of land, thereby hampering the growth chances of the crops that are actually required. ठीक है, तो ये वाइल्ड लाइफ प्लांट्स इसका एक और इफेक्ट होता है. फिर आपका डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो मैं बता चुका हूँ, आपका शगाफ का पड़ जाना ऐसे करके सड़कों के ऊपर वाटर लॉगिंग की वजह से होता है. वाटर लॉगिंग होती है तो जो पानी है आपकी सब सरफेस सॉइल को जो है सब सरफेस सॉइल जो है उसको जज्ब कर लेती है, बिकॉज ऑफ विच डेंसिटी बढ़ जाती है, वेट बढ़ जाता है और सॉइल का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से शगाफ पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो बढ़ भी जाता है अमूमन. फिर आपका रिलीज ऑफ N2O इन द एयर. नाइट्रोजन is lost from waterlogged soils by leaching and denitrification. Release of N2O in the air causes acid rain. Acid rain का भी बायस बनता है आपका वाटर लॉगिंग. किस तरह से? बिकॉज नाइट्रोजन जो है इट इज़ लॉस्ट फ्रॉम waterlogged soils by leaching and denitrification. denitrification का प्रोसेस और लीचिंग यानी उसका डिस्पर्स हो जाना. ठीक है, और नाइट्रोजन का जो सब सरफेस सॉइल है उसके अंदर से सरफेस के ऊपर आ जाना और फिर वहाँ से एक्सपोज होना टू द एयर एंड देन मूविंग फॉरवर्ड into the air as N2O, which is an acidic gas, और बाद में जाके acidic rain का भी बायस बनती है, which thereby translate into HNO3. इसको हम कहते हैं nitric acid. ठीक है, nitric acid बनाता है और nitric acid जब पानी के साथ मिलता है और aqueous फॉर्म में आता है तो फिर वो acid rain बनाता है. एसिड रेन की ड्राई डिपोजिशन वेट डिपोजिशन के बारे में हम एसिड में पढ़ चुके हैं. सो ये आपका बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको बताना भी चाह रहा था एरोबिक कंडीशंस और एनारोबिक कंडीशन में क्या फ़र्क है. अब एरोबिक कंडीशंस देखिए, यहाँ पे पानी मौजूद नहीं है, यहाँ पे जो रूट्स हैं उन तक नाइट्रोजन ऑक्साइड भी पहुँच रही है, अमोनिया भी पहुँच रहा है, अमोनिया इज NH4. ठीक है, वो भी पहुँच रहा है. ठीक है, निट्रिफिकेशन हो रही है. निट्रिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डी निट्रिफिकेशन हो रही है. ऑक्सीजन जो है वो, अब देखें, ऑक्सीजन यहाँ पे अमोनिया के साथ मिला NO2 एंड देन इट रीचेज टू द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ NO2. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है बट वो पानी के अंदर पानी की मौजूदगी की वजह से इट कैन नॉट रिएक्ट विद NO2, N2, CO2 फॉर दैट मैटर, किसी से भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा, ड्यू टू विच जो कि इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर प्लांट ग्रोथ वो उस प्लांट को मिल ही नहीं रहा. So this is what aerobic condition and anaerobic conditions merely specify.
फिर एक और आई बेग योर पार्डन, एक और जो मसला आ जाता है ऑफ वाटर लॉगिंग, दैट इज़ द लोअरिंग ऑफ सॉइल टेम्परेचर। अब देखिए, all the crops in the world, rather everything in the world thrives in some sort of optimal conditions. इंसान की ऑप्टिमल कंडीशंस रूम टेम्परेचर है 24 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हवा की फरहमी, ऑक्सीजन का हवा के अंदर मौजूद होना, एक कम से कम 20% आपका ऑक्सीजन का हवा में होना, ये इंसान के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ह्यूमन लाइफ का। अगर ये मौजूद नहीं होगा तो बड़ा मसला है। इसी तरह बाकी क्रॉप्स और बाकी वाइल्ड लाइफ के लिए भी कुछ ना कुछ ऑप्टिमल कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर वो स्ट्राइव करते हैं। दैट इज़ वाई वाइल्ड लाइफ जो है ओवरऑल दुनिया में और वैसे भी हिस्सों में बटी हुई है। कुछ पानी के अंदर हैं, कुछ ज़मीन में है, कुछ हवा में है, अकॉर्डिंग टू द सूटेबिलिटी, ठीक है। अब लोअरिंग ऑफ सॉइल टेम्परेचर क्यों मसला है? क्योंकि क्रॉप्स जो नेचुरल एनवायरनमेंट चाहते हैं उसके अंदर अगर नहीं उग पा रहे, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है कि उनको वो टेम्परेचर मुहैया नहीं होता। ये इसी तरह है जैसे आपको मैं फ्रीज़र में डाल दूँ, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। ये आपको मैं फ्रीज़र में डाल दूँ, आपको मैं सहारा डेजर्ट में छोड़ आऊँ, ठीक है, आपके लिए वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर यू, ठीक है। इन द सेम मैनर इट्स द सेम अप्लाइज टू द क्रॉप्स एज वेल, क्रिएट्स ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर। फिर दूसरा इसका जो टेंजेंट निकलता है वो ये निकलता है कि सॉइल टेम्परेचर कम होने की वजह से जो बैक्टीरिया है और बैक्टीरियोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ऑप्टिमम कंडीशंस बन जाते हैं टू ग्रो एंड टू स्ट्राइव, ठीक है, एंड टू थ्राइव फॉर दैट मैटर, ठीक है। वो थ्राइव करते हैं इस तरह की कंडीशंस के अंदर। और जब बैक्टीरिया और बैक्टीरियोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं तो ऑफकोर्स वो फिर आपकी क्रॉप की जो यील्ड है उसको ख़राब करने में अच्छा खासा रोल निभाते हैं। Reduction in time of maturity reduces the time of maturity of crops, results in low quality crops. ये इसी तरह ही है एक premature birth, ठीक है। The same can be applied over here. If the optimal conditions are not being provided, it is going to result in this phenomenon, that is the low quality crops. Now I move forward with the effects of salinity, ठीक है, कि उनको भी पढ़ लें तो बेहतर है। पहला तो वही ऑस्मोटिक इफेक्ट जिसके ऊपर मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ कि किस तरह से सॉइल, जो सरफेस लेवल सॉइल है उसके ऊपर सॉल्ट्स एक्यूमुलेट कर देने की वजह से ऑस्मोटिक इफेक्ट के अंदर मसला होता है जिसकी वजह से पानी ड्रॉ नहीं किया जा सकता सही से बाय द रूट्स। तो दिस इज़ द फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड आ जाता है आपका स्पेसिफिक आयन इफेक्ट, रिजल्ट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड बोरॉन आयंस इन प्लांट्स। स्पेसिफिक आयन इफेक्ट वही बात, एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस एंड बोरॉन आयंस, ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है एंड इट जनरली मेक्स द सॉइल आयोनिक, सॉरी, अल्कलाइन, ठीक है, ये अल्कलाइन बना देता है सॉइल को। फिर आपका सॉल्ट टॉलरेंस ऑफ क्रॉप्स, एबिलिटी of crop to survive and produce economic yield on saline soil, it reduces drastically, ठीक है। वही बात, ऑप्टिमम कंडीशंस को ध्यान में रखें। ऑप्टिमम कंडीशंस के अंदर हर ऑर्गेनिज्म जो है वो थ्राइव करता है, इफ़ नॉट तो फिर वो थ्राइव नहीं करता। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद सॉल्ट्स, उनकी टॉलरेंस जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है टुवर्ड्स सॉल्ट्स एंड दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर देयर हेल्थ एंड इवेंचुअली देयर यील्ड। So before I move on to the remedial measures of waterlogging, I think I'll just take a short break और next video के अंदर फिर आपके साथ हम remedial measures share करते हैं, not only of waterlogging but also of salinity. Thank you very much.